आजमगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 4,567 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 2024 के लिए बिछा रहे यूपी में राजनीतिक विसात। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार हुए बीजेपी में शामिल। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में भोजपुरी गायक समर सिंह गिरफ्तार। आरोपी पर अश्लील वीडियो से लेकर प्रताड़ना तक के आरोप। और 26 मार्च को होटल में मिला था आकांक्षा का शव। जेल से सिसोदिया ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष करते हमारे पीएम का इस्तेमाल। एक बार फिर कोरोना हो रहा बेलगाम। बीते 24 घंटों में मिले 6,000 से ज्यादा मरीज। एक्टिव मामलों की संख्या 28,000 के पार पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगल। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कारोबारी मोहित जायसवाल अपहरण का मामला। आरोपी अतीक और अमर पर आरोप तय हुए। साबरमती जेल से बीसी के जरिए जुड़ा था अतीक। उमर के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी। आरोप तय हो गए हैं। मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए। मामले में अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी। बड़ा अपडेट, सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और आरोप तय कर लिए गए हैं। तो वहीं एक और मामले में अतीक अहमद फंसा हुआ है। मोहित जायसवाल अपहरण केस में आरोप तय है। सीबीआई कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए। 2018 में हुआ था मोहित जायसवाल का अपहरण। किसी जमाने में माफियाओं की फहरिस्त में शामिल रहे पूर्व बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अब एक और मामले में अतीक पर आरोप तय हो गए हैं। शुक्रवार को मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक के बेटे उमर और असद पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। बताते चले कि उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया साबरमती जेल में सजायाफ्ता है। वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। पेशी के बाद उमर ने कहा, उमेश पाल हत्याकांड में घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। अब आप पूरा मामला भी जान लीजिए। 29 दिसंबर 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक देवरिया जेल में अतीक ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर से उसका अपहरण करा दिया था। उसके बाद तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। जब उसने इनकार कर दिया तो उस पर अतीक ने अपने बेटे उमर और गुर्गों के साथ मिलकर उसे तमंचे और लोहे की रॉड से बेतहाशा पीटा। उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और करीब 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। अतीक के गुर्गों ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, ब्रदर अतीक अहमद मामले में जो कि लगातार जो राजूपाल हत्याकांड रहा है, उसके बाद से जो ये उनका एक मुख्य गवाह था उमेश पाल हत्याकांड, उसके बाद से ही ये काफी चर्चाओं में रहा है। क्योंकि लगातार 24 सेकंड के वीडियो में इस तरह से प्रयागराज में दहशत फैलाना, ये जो माफियाओं के लिए और दहशतगर्दों के लिए ये आम बात हो गई है। क्योंकि लगातार प्रयागराज में 24 सेकंड की वीडियो में 12 राउंड फायरिंग की गई है और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात से पूरा प्रयागराज जो है दहल उठा था। इसको लेकर जो जितने भी आरोपी हैं उन पर लगातार प्रयागराज जो प्रशासन है और जो एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और इससे लेकर अगली सुनवाई कब है? जी बिल्कुल बता कि वो डेट जल्द ही निर्धारित किए जाएंगे। क्योंकि जो है लगातार मोहित जायसवाल अपहरण केस में आरोप तय हो चुका है। ऐसे में कोर्ट का क्या कुछ कहना है, ये कुछ टाइम बाद कहना मुनासिब होगा कि जो आरोपी हैं उन पर किस तरह से कोर्ट जो है उनको सजा सुनाती है, किस तरह की कार्रवाई करती है। इसको लेकर लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताजा जानकारी के साथ मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। कौशाम्बी से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। 2024 चुनाव के लिए 300+ का नारा दिया है। यूपी की जनता से अमित शाह ने किया आह्वान। 2024 में 2014 की तरह कमल खिलाना है, अमित शाह का ये कहना है। तो बड़ा अपडेट, आज यूपी के दौरे पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। इससे लेकर बड़ा ऐलान
अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने कहा कि 2024 में भी 2014 की तरह कमल खिलाना है। पूर्वांचल बुंदेलखंड के लोगों से शाह ने अपील की है कि 2024 चुनाव में बीजेपी को वोट देने हैं। तो आज अमित शाह यूपी के दौरे पर पहुंचे थे। कौशाम्बी में पहुंचकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2024 में भी लोगों को 2014 की तरह बीजेपी को वोट देने हैं और भारी मतों के साथ उन्हें जिताना है। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने की अपील की जा रही है। इस बार दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। ओपी राजभर का कहना है कि इस बार दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस बार एसपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, ये भी राजभर ने कहा है। तो बड़ा बयान ओपी राजभर का, स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने की अपील की गई है। इस बार दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। ओपी राजभर ने कहा है कि बीएसपी अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। तो रुक करते अगली खबर का। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के सिरादू विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सपा के विधायक पल्लवी पटेल के आने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, तो उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी महोत्सव के लिए पल्लवी पटेल को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इससे नाराज होकर पल्लवी बिना निमंत्रण के ही कार्यक्रम में शिरकत करने की तैयारी कर रही थी। खुफिया विभाग से इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर लिया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशाम्बी की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाहर का रास्ता अब कौशाम्बी की जनता दिखाने के लिए तैयार है। तो वहीं गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना ने मजबूती से दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों में 2 दर्जन नए मरीज कोरोना के सामने निकल कर आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज भी जिले में 100 से ऊपर हो गए हैं। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि पुराने कोरोना को प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 24 मरीज मिले हैं। साथ ही जिले में एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या 103 हो गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले हालात ठीक थे, लेकिन अब दोबारा से कोरोना एकदम बढ़ने लगा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी रोजाना कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक कोरोना से लड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, साथ ही बेड भी तैयार कर लिए गए हैं। गाजियाबाद में मरीजों की संख्या जो एक्टिव पेशेंट है वो करीब 103 के है और कल 24 घंटे के अंदर हमको 24 मरीज़ मिले हैं। तो यह स्थिति सामान्य है, कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेस्टिंग हम बहुत अच्छी मात्रा में कर रहे हैं तथा हमने हॉस्पिटल्स भी अपने तैयार किए हुए हैं और इस संदर्भ में हम सारी मशीनों का भी है और एक मॉक ड्रिल भी प्रायोजित है जो 11 और 12 तारीख को होगी। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब लगातार कोरोना के मरीज जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 24 नए मरीज सामने आए हैं और इससे लेकर अब लोगों में चिंता का विषय बन गया है कोरोना। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो लोगों को फॉलो करनी होंगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी अब कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। गाजियाबाद में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 नए मरीज सामने आए हैं। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। प्रवीण मिश्रा, लगातार गाजियाबाद में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए पूनम, आपको बता दूं गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। हालांकि दस्तक इस तरह से दे दी गई है जैसे कि पहले शुरुआती दौर में जिस तरह से कोविड आया था वैसे ही धीरे धीरे जिस तरह से पैर पसार रहा था कोविड, कहीं ना कहीं फिर से एक बार गाजियाबाद पूरे एनसीआर समेत जिस तरह से लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। हालांकि क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ से कई लोग दिल्ली आवागमन करते हैं, ऑफिस जाते हैं अपने,
तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर में जिस तरह से मतलब यानी कह सकते हैं दर्जन से भी ज्यादा केसेस यहाँ अस्पताल में देखने को मिले हैं। जो एमएमजी गाजियाबाद अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पे लगभग 24 घंटे के अंदर में जो केसेस देखने को मिले हैं उसे हड़कंप तो मच गया है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर है यानी जो चीफ है भवतेश संघार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्थिति को हम काबू कर रहे हैं। हालांकि जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें इस तरह का कोई संक्रमण ज्यादा खतरनाक नहीं साबित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है और लगातार ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग भी की जा रही है और बेडों का पहले से ही इन्होंने इंतजाम कर लिया है, इस तरह की उन्होंने बात कही है। जी पूनम। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है कि स्थिति को काबू किया जा रहा है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए गाइडलाइन साफ तौर पे, क्योंकि जो मेडिकल चीफ है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पुरानी चीजें थी यानी कि जिस तरह से कोविड का दौर हम लोगों ने देखा है उस तरह से उसी चीजों को दोबारा से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो सैनिटाइजर मास्क लगाना बहुत जरूरी पड़ गया है और खासतौर पे जो भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पर खासतौर से जाने के लिए मनाही की गई है कि वहां पर लोग ना जाएं, आखिर जरूरी काम पड़े तभी वहां जाएं। हालांकि जिस तरह से भीड़ भाड़ के इलाके में कुछ लोग जब चीजें खरीदते हैं और चीजें खरीदने के बाद कहीं ना कहीं जो चीजें हाथ लग जाती हैं जो दूसरे लोग उस चीज को छूते हैं तो उससे ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, लोगों को हताहत बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब बीएड की प्रवेश परीक्षा के आवेदन और परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस संबंध में जानकारी दी है। इसके तहत अब अभ्यर्थी 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 अप्रैल की जगह बीएड प्रवेश परीक्षा 15 जून को होगी। बता दें कि यूपी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 करा रहा है। पहले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी। तब आवेदन की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी। अब एक बार फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख और परीक्षा तारीख को बढ़ा दिया गया है। के जो परीक्षा होती हैं लिखित परीक्षा, उसमें हर साल लगभग एग्ज़ाम जब सब ग्रेजुएशन वाले हो जाते हैं उसके बाद अवसर मिलता है छात्रों को उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें आवेदन करने का। इस बार कुछ जगह के थे कि एग्ज़ाम लेट हुए और उस वजह से रिज़ल्ट भी लेट आए हैं, इसलिए उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा और अगर उनको इस समय चांस नहीं मिलता तो 1 साल के लिए वो डिले हो जाते। तो इस वजह से कुछ डेट बढ़ाई गई। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं बदायूं से, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। 2 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली की चिंगारी से लगी गेहूं के खेत में आग। पीड़ित ने तहसील के अधिकारियों को सूचना दी है। बिलसी तहसील क्षेत्र के पिंडौल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई और गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बिजली की चिंगारी से आग लगने की वजह बताई जा रही है। पीड़ित ने तहसील के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से गेहूं की पकी हुई फसल में आग लग गई। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। 2 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। बिजली की चिंगारी की वजह से ये आग लगी और पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया। पीड़ित ने तहसील के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। बिलसी तहसील क्षेत्र के पिंडौल गांव का ये पूरा मामला है, जहां देखिए किस तरह से गेहूं की पकी हुई फसल में बिजली की चिंगारी से आग लग गई और पूरी फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में युवक पर गुलदार के हमला करने का मामला सामने आया है। खबर यह है कि एक युवक लकड़ी लेने जंगल गया था। उसी दौरान घात लगाए गुलदार ने युवक पर हमला कर दिया। युवक ने गुलदार से किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन तब तक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। वन विभाग की ओर से गुलदार को पकड़ने के लिए जंगलों में पिंजरे भी लगाए गए हैं, जबकि वन विभाग की ओर से एक के बाद एक 2 गुलदार पकड़े भी गए हैं। लेकिन गुलदारों की बढ़ती संख्या से ग्रामीण काफी परेशान और डरे हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं से गुलदार के हमले की खबर आती रहती है। लकड़ी काट तो मैंने 2 लकड़ी काटी थी। अब अचानक से गुलदार आ गया सामने से, तो वो गर्दन पर अटैक कर रहा था। गर्दन तो मैंने दे नहीं दी, तो सीने पे एकदम आ गया और उस टाइम पर मैंने ताऊ दी हमको, तो ताऊ आया बचाने के लिए। तो ताऊ के बाद से तो वो गया नहीं, तो उसमें हाथ मिल गया मेरा,
पंजे मेरे जो जान को धर दिया उसने, बताऊँ इतना बड़ा वो डंडा काटता रोनी का, डंडा काटते जब उसकी कान की साइड में मारना धरती पर, बस जब बड़ी मुश्किल जाकर पीछे छोटा लेकिन जो दूसरा लग गया। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने यूपी रेरा यानी रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम से संबंधित कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में बिल्डरों और भूमाफियाओं की खैर नहीं है। बायर्स और बिल्डरों के बीच जल्द जितनी समस्या है उनको हल किया जाएगा। यूपी रेरा 106 बिल्डरों से बकाया राशि वसूल करेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण और रेरा से विचार कर बायर्स को जमा पूंजी वापस की जाएगी। वहीं बिल्डरों द्वारा कई बार फ्लैट बेचे जाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करते अगली खबर का। एक तरफा प्रेम में सिरफिरे युवक ने गाजियाबाद के घूकना में रहने वाली युवती दीपमाला के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी के मुताबिक वारदात के समय युवती घर में अकेली थी। गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी को दबोच लिया और पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक तमंचा और एक पिस्टल मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने युवती का शव मेरठ रोड के नंदग्राम बोर्ड पर रखकर यातायात जाम कर दिया। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां एक युवक ने युवती को गोली मार दी, जिसके बाद युवती की मौत हो गई। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने घातक पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। थाना नंदगांव में एक लड़की को गोली मारने की सूचना प्रकाश में आई। तत्काल ही घटना को टीआरबी व स्थानीय पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पीड़िता को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त ने बताया कि वह पीड़िता को पूर्व से जानता है। उसने स्वयं भी जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। अभियुक्त को भी शीघ्रता से हॉस्पिटल भेज दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। तो वहीं गोरखपुर में दबंगों ने महिलाओं को पीटा। इसका वीडियो जमकर वायरल। अपनी जमीन पर निर्माण करा रही थी महिला, व्यक्ति ने 2 महिलाओं को बेदर्दी से पीटा। खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर मलौली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। अपनी जमीन पर महिलाओं को घर नहीं बनाने दिया जा रहा। ये पूरा मामला खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर मलौनी गांव का बताया जा रहा है। किसान की सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला है, जहां दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा। अपनी जमीन पर निर्माण करा रही थी महिला, व्यक्ति ने 2 महिलाओं को बेदर्दी से पीटा है। खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर मलौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि अपनी ही जमीन पर महिलाओं को घर नहीं बनाने दिया जा रहा और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां बेदर्दी से दबंगों द्वारा महिलाओं की पिटाई की जा रही है। 2 महिलाओं को जमकर पीटा जा रहा है। वीडियो गोरखपुर का है, जहां महिलाओं को दबंगों द्वारा जमकर पीटा गया। बता दें कि अपनी ही जमीन पर महिलाओं को घर न बनाने के चलते दबंगों ने जमकर पीटा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वहीं बिजनौर की तहसील चांदपुर के गांव पावटी में कई सालों से पड़ रही सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। शासन की ओर से चलाए जा रहे अवैध कब्जे को मुक्त कराने का काम जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश पर उप जिलाधिकारी ऋतु रानी की ओर से किया गया। बता दें कि भारी पुलिस बल के साथ गांव पावटी में जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। तो
तो वहीं हनुमान का जन्मोत्सव महोबा में उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराया गया था। धार्मिक अनुष्ठानों में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनुष्ठान के बाद भक्तों में प्रसाद बांटा गया। रोडवेज बस स्टैंड में स्थित हनुमान मंदिर में दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए राम भक्त से आराधना की। वहीं हनुमान जयंती पर भक्तों ने जुलूस निकालकर हनुमान जयंती मनाई। तो वहीं अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में युवक रील बनाने के चक्कर में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार फिर दो वीडियो अमरोहा से सामने आए हैं। एक वीडियो में बीच सड़क पर कुर्सी पर बैठकर दो युवक रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो की अगर बात करें तो हाथ में कोई जाति विशेष की तख्ती लिए युवक नजर आ रहा है। जो पहली तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये युवक तेवर फिल्म की तर्ज पर बीच सड़क पर कुर्सी डालकर बैठे दिख रहा है। वहीं ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिद्धार्थनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा विधवा महिला को कागजों में मरा घोषित कर दिया गया। पीड़ित महिला अपने जिंदा होने के सबूत लेकर अधिकारियों के पास पहुंची और मामला लोटन ब्लॉक के नेतवर गांव का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली विधवा महिला ज्ञानमती को मृत घोषित कर दिया गया और उसका विधवा पेंशन भी बंद कर दी गई। ज्ञानमती बाकायदा अपने घर पर बोर्ड लगाकर जिंदा होने की गवाही दे रही है। आरोप है कि लोटन ब्लॉक के बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम प्रधान के कहने पर उसे मृत बना दिया है और उसकी पेंशन को बंद कर दिया है, जिससे उसके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया। इसकी शिकायत वो समाधान दिवस में कर चुकी है। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि सत्यापन में चूक होगी, मामले को संज्ञान में लिया गया है, इसकी जांच की जाएगी। अगर किसी भी तरह की कमी मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमें यह परेशानी रहल, हमार पेंशन नहीं रहल नहीं मिला था, तो हम अपन दौड़ली। तब वहाँ गए जिला अथू परे, तब वहीं पता चलल कि आपका नाम कट गया, मृत्यु घोषित हो गई। हमारी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मृत्यु घोषित करने का क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है? जी, उसका नाम पेंशन से कट गया है और उसको मृत घोषित कर दिया गया। पेंशन में जो नाम कटता है वो उसका हो सकता है कि जो आधार पर आइडेंटिफिकेशन हो रहा होगा उसमें कहीं पर मिस किया होगा, कहीं पे मतलब उसका नहीं मिल पाया होगा या सूचना मिली होगी, उस आधार पर हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकारी कागजात में कोई मृत किया गया होगा। लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो हम इसकी करते हैं, जांच कराने से जो चीज़ है उसको सही कराएंगे और अगर किसी की गलती किसी ने जानबूझ के कोई गलत काम है तो उसके लिए होगी। तो वहीं देवरिया के जिला बाल संरक्षण यूनिट बाल कल्याण समिति में तैनात सावित्री देवी पर 4500 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी को कुछ युवक अपहरण करके ले गए, जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बयान के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति देवरिया में उसे रखा गया। आरोप है कि अधिकारी सावित्री देवी ने उचित न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिजनों से 4500 रुपए की मांग की, जिसमें उन्होंने 700 रुपए दे दिए। बाकी पैसे लेने के लिए सावित्री बार बार दबाव बना रही थी। उससे तंग आकर पीड़ित परिजनों ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जिला देवरिया का मेरी बच्ची अमन कश्यप नाम का लड़का बाला फुसला का मेरी बेटी को लेके चला गया, भाग गया था और वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। उसके दौरान उसके बगल में CWC का ऑफिस है, वहाँ पे एक मैडम और एक जेंट्स आदमी है, मेरे से पैसे की मांग की गई। खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।